नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप जानते हैं क्या गजब हुआ है? पंचमक्कारों में ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। और वो क्यों मचा हुआ है? इसलिए मचा हुआ है कि एक ऐसी संस्था है जो एक समय लेफ्टिस्ट का गढ़ थी। उसमें आर.एस. शर्मा और इरफान हबीब जैसे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, यानी कि राष्ट्रीय इतिहास शोध संस्थान। और ये राष्ट्रीय इतिहास शोध संस्थान के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। और कल ही इन्होंने एक वक्तव्य जारी किया, जो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं उमेश कदम, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया कि हम भारतीय इतिहास को एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पिरोते हुए और 12 से 14 वॉल्यूम में भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे। अब बात तो ये बहुत साधारण सी है, लेकिन इससे चूलें क्यों हिल गई हैं पंचमक्कारों की? चूलें इसलिए हिल गई हैं पंचमक्कारों की कि इस समय जो पूरा का पूरा विमर्श पे इनका एकाधिकार है, वो इसी कारण है क्योंकि इन्होंने भारतीय इतिहास को मार्क्सवादी तौर तरीकों से पूरी तरह से द्वंद्वात्मक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से लिखकर और एक प्रकार की हीन भावना भारतीयों में प्रसारित करने का कार्य किया है लगातार। और ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसका भी यदि आप देखें तो ये नूरुल हसन, आप वैसे भी जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी तरह है न केवल पंचमक्कारों के बल्कि इस्लामियों के हाथ में रही है। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के पहले मंत्री थे और 10 वर्ष तक रहे। 10 वर्ष क्या बल्कि 11 वर्ष तक रहे। अगर 1946 से ले लें तो 12 वर्ष तक रहे। तो 12 वर्ष तक वे भारत के शिक्षा प्रणाली को संभालते रहे और उनका मुख्य कार्य ये था, एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन स्वयं एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि वो केवल और केवल मदरसों में पढ़े हुए थे। उनकी सारी तालीम जो थी वो उर्दू, फ़ारसी, अरबी की मदरसों में थी। और हमारे चाचा नेहरू ने, चीचा नेहरू ने उनको एजुकेशन मिनिस्टर चला के बनाया, जबकि वो नहीं बनना चाहते थे। वो कुछ और बनना चाहते थे कि उनको कोई और अच्छा मलाईदार विभाग मिलता। लेकिन चीचा नेहरू चाहते थे कि भारत को पूरी तरह से इस्लामी तौर तरीकों से वाकिफ़ कराया जाए और इस्लाम को माध्यम से, मौलाना आज़ाद के माध्यम से पूरे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको मदरसा शिक्षा पद्धति में बदला जाए। चलिए, इसमें तो हम कह सकेंगे कि वैसे तो हम अंग्रेज़ों की निंदा करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मौलाना आज़ाद की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे तो निश्चित रूप से बेहतर थी। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, या उसके पहले जो साथ में उसके इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, मोहम्मद हबीब इत्यादि वाला, वो अंग्रेज़ों के समय इतना, जिसको हम कह सकते हैं कि इतना डोमिनेटिंग नहीं हो पाया था। वो पूरी तरह से भारत के शिक्षा व्यवस्था पर गालिब नहीं था। उसमें बड़े-बड़े जो अच्छे हमारे जो हिस्टोरियंस थे, जैसे आर.सी. मजूमदार जी थे, या ईश्वरी प्रसाद जी थे, या जदुनाथ सरकार जी थे, इनके लिए पर्याप्त स्थान था। मौलाना आज़ाद के आते ही इन सबको एक तरह से किनारे कर दिया गया। और किनारे करने के बाद में फिर इनके जो सबके बाबा थे, यानी नूरुल हसन, जो न केवल मुसलमान थे अपितु कम्युनिस्ट भी थे। 1971 में उनको भारत का शिक्षा मंत्री बना इंदिरा गांधी ने। 1972 में उन्होंने इस आईसीएचआर की स्थापना कर दी। आईसीएचआर की स्थापना करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके हेड कौन थे? आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा का नाम आपने सुना होगा। जो अयोध्या का जो पूरा का पूरा कांड हुआ था उसमें आर.एस. शर्मा जो थे वो अयोध्या को झुठलाने के लिए, अयोध्या का इतिहास झुठलाने वालों में प्रमुख थे। उन्होंने ही अयोध्या के बारे में तरह-तरह की बातें करके, और वे ही जो उनके चेले-चपाटे थे बहुत सारे, इरफान हबीब के भी चेले-चपाटे थे, उन्होंने ही जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो अब प्रयागराज में है, वहाँ जाकर
कोर्ट के सामने जो गवाहियाँ दी, वो गवाहियाँ कोर्ट ने पूरी की पूरी झूठी पाई, उनको ट्रैश कर दिया और कहा कि ये तो सब बिल्कुल बकवास है, ये लोग किसी तरह से एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है इतिहास का। तो ओ आर एस शर्मा उसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद भी और भी रहे उसमें, लोकेश चंद्रा रहे, इरफान हबीब सबसे लंबे समय तक 7 साल तक रहे। इरफान हबीब जो थे 1986 से 1993 तक लगातार इसके अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में उन्होंने तरह-तरह के प्रोजेक्ट चलाए, एक भी कंप्लीट नहीं किया। यदि आप अरुण शौरी जी की इमिनेंट एमिनेंट हिस्टोरियंस किताब पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम आते हैं इस विषय पर कि हंगामा है क्यों बरपा? हंगामा क्यों बरपा है? हंगामा इसलिए बरपा है कि उमेश कदम जी ने कहा है कि हम इसको पूरी तरह से जो हमारी भारतीय भाषाओं के सोर्सेज़ हैं, उनके आधार पर अब हम इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मतानुसार जो अभी तक जो भी इतिहास लेखन हुआ है, वो पूरी तरह से यूरोसेंट्रिक है। यानी कि यूरोपियन विचारधारा से लिखा गया है। यूरोप जिस तरह का चाहता था, जिस तरह से यह हीन भावना भारतीयों में व्याप्त करना चाहता था, उस प्रकार से लिखा गया है। मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के ये कहूँगा कि यूरोसेंट्रिक तो 1947 से पहले था, उसके बाद तो ये मार्क्स सेंट्रिक हो गया है। क्योंकि मार्क्स का क्या कहना था? मार्क्स का कहना था भारत के बारे में कि भारत में यद्यपि कैपिटलिज्म नहीं है, लेकिन चूँकि वहाँ कैपिटलिज्म नहीं है और वहाँ पर एक विचित्र प्रकार की एक विकेंद्रीकृत ग्रामीण व्यवस्था है, तो वहाँ पर क्रांति लाना बड़ा दुष्कर कार्य है, इसलिए वहाँ पर पहले जो अंग्रेज़ जो कर रहे हैं और वो जो कैपिटलिज्म ला रहे हैं, वो अच्छा है। अंग्रेज़ों की गुलामी भारत के लिए अच्छी है, ऐसा मार्क्स ने कहा था। क्योंकि कैपिटलिज्म जब आएगा तभी जाके क्रांति के बीज वहाँ पड़ेंगे और उसके बाद फिर जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट है वो आएगी। ये मार्क्स का विचार था। तो इन्होंने इसका पूरी तरह से मार्क्सीकरण कर दिया। तो यूरोसेंट्रिसिज्म और मार्क्सिज्म ये दोनों मिलके एक ज़बरदस्त ऐसा इन्होंने पेय बनाया ज़हरीला कि जिसको पी कर हमारी पूरी जो पिछली 2-4 संततियाँ हैं, 2-4 जो जनरेशन्स हैं, उनके दिमाग जो हैं वो पूरी तरह से ज़हरीले हो गए। अब इनका कहना है उमेश कदम जी का कि ये हम वर्नाक्युलर ये शायद यद्यपि मैं इस वर्नाक्युलर शब्द का घोर विरोधी हूँ। वर्नाक्युलर जो है वो अंग्रेज़ों ने भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग में लाया था और उसको बड़ी हीन भावना से देखते थे वो वर्नाक्युलर को। लेकिन जो कुछ भी हमारी संस्कृति है वो इन भारतीय भाषाओं से ही है। तो इसलिए जो भारतीय सोर्सेज़ हैं, जो भारतीय भाषाओं के सोर्सेज़ हैं, उनके आधार पर अब इतिहास का लेखन होगा और इतिहास का लेखन आरंभ करेंगे राखी गढ़ी से। यानी अभी तक भारत के इतिहास का जब लेखन करते हैं तो वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ले आते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी 2-3 हजार वर्ष पूर्व का राखी गढ़ी का हो चुका। अब तो राखी गढ़ी से भी आगे भिरन्ना का हो चुका है, जो कि ईसा से 6000 वर्ष पहले, यानी कि जो समय देते हैं ये लोग 1500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास का, उससे लगभग 4500 वर्ष पहले अब इतिहास जा चुका है, जो हमारे इतिहासकार जिसके अभी तक संज्ञान नहीं लेते, उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेते। अब वहाँ से इतिहास आरंभ होगा राखी गढ़ी बिरन्ना से। और राखी गढ़ी बिरन्ना से जब आरंभ होगा तब आप समझ सकते हैं, जैसे ही आप इतिहास में 6000 वर्ष पूर्व चले जाएंगे ईसा पूर्व से, तो स्वतः ही आर्यन इन्वेजन थियरी का समापन हो जाएगा। यानी एआईटी फिनिश्ड, एआईटी इज ओवर, खत्म, टाटा, बाय बाय। खत्म, टाटा, बाय बाय हो जाएगी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो लोगों को अपनी जो सही संस्कृति है वो जानने का अवसर मिलेगा। संस्कृत ही पूरी की पूरी आपकी जो एंशिएंट इंडिया है, जो प्राचीन भारत है, उसका संस्कृत और उस समय की जो प्राकृत थी और जो लिपियाँ थी, ब्राह्मी लिपि थी,
देवनागरी तो बाद में आई है, उसको ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत, इन सब से ही पूरा का पूरा जो प्राचीन इतिहास है, वो लिखा जाएगा। और मुझे लगता है कि उसमें चूँकि इतिहास और वंशावलियाँ हमारे पुराणों में उपलब्ध हैं, तो वहाँ से भी इसको लिया जाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि जब इतिहास और वंशावली उस समय के संस्कृत ग्रंथों से ली जाएँगी, तो हमारे पंचमक्कारों के दिल में कितनी असहनीय पीड़ा होगी। उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए हम सारे पे सारे पंचमक्कारों को नई-नई सॉर्बेट्स इत्यादि जो आए हैं, उस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके निकटस्थ जो भी आपको लेफ्टिस्ट मिले, आप ऐसा कार्य करें कि आप उसको फ्री में कम से कम इकोस्प्रिन की दवाइयाँ तो भेज ही दें, जिससे यदि उसको हार्ट अटैक हो, तो वो समयानुसार उसको ले सके, जिससे वो बच के पहुँच जाए। हालाँकि हमें इतना उनके ऊपर चिंतित नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर जाते हैं तो जाएँ। लेकिन फिर भी चूँकि हम एक मानवतावादी संस्कृति से आते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब उसके बाद का जो उन्होंने कहा है, जो उसमें ये कहा है कि ये पूरा का पूरा जो भारतीय इतिहास है, वो न केवल यूरोसेंट्रिक है, जो मैं आपको ब बता चुका हूँ, यूरोसेंट्रिक है, और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से लिखा गया, यानी राजनीतिक। और पूरी की पूरी तरह उसमें सिर्फ़ यही लिखा हुआ है कि साहब कि ये आक्रांता आया, इसने यहाँ पे कब्ज़ा किया, इसने ये तोड़ा, तोड़ने की भी बात नहीं करते। और वो तोड़ने की बात जो है, जब वो आप भाषाई ग्रंथों से लेंगे, तो उसमें इनकी तोड़-फोड़ का पूरा जो सही इतिहास है, वो सब मिल जाएगा। वो केवल अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी पुस्तकों से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे मराठी हो, चाहे हमारे प्राकृत भाषाएँ हों, ब्रज भाषा हो, इनमें सब में जो ग्रंथ हैं, उन सब में से जो इतिहास का लेखन उस समय का किया गया है, वहाँ से इसको लेके और उसको कंपाइल किया जाएगा। एक और बात की, ये कि जितनी भी हमारे वंश हुए हैं, राजवंश हुए हैं, उन सब राजवंशों का समानुपातिक रूप से वर्णन होगा। जिसका उदाहरण ये बताया गया कि जैसे अहोम वंश है, वो अहोम वंश 600 वर्षों तक असम में विद्यमान था, और 600 वर्षों में उसकी महान उपलब्धि, जो अभी आप जानते हैं कि हम लचित बोरफुकन का हम जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं, उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। बहुत इस बार असम में बड़े विशाल स्तर पर ये मनाई जाने वाली है। तो लचित बोरफुकन के नेतृत्व में किस तरह से मुगलों की सेनाओं को परास्त करके पहले अकबर को भगाया, अकबर के बाद में फिर आपके उसके पहले खिलजियों को भगाया, सबको किसको-किसको नहीं भगाया। असमियों ने, अहोम ने, सारे तरह के मुगलों को वहाँ से भगाया। मुगल जो साम्राज्य था, वो केवल, याद रखें, केवल 180 वर्ष दिल्ली में केंद्रित था। ये इस्लामी जितने भी थे, सब दिल्ली में केंद्रित थे। हमारा पूरा इतिहास जो लिखा जाता है, वो दिल्ली को केंद्र में रख के लिखा जाता है। और जबकि चोल साम्राज्य जो 1200 वर्ष था, अहोम साम्राज्य जो 600 वर्ष था, उसके अतिरिक्त देवगिरी का यादव साम्राज्य, आपका राष्ट्रकूट है। आप ये देखिए कि जिन क्षत्रियों को आजकल बैकवर्ड क्लास में बना दिया गया है, वो सारे के सारे आप यह देखें कि जिनको हम कहते हैं, आजकल सवर्ण कहते हैं, उनके राज्य तो तनिक से ही रहे। अधिकतर राज्य जो भी थे, वो आजकल जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं, उनके ही राज्य रहे हैं। जिसमें देवगिरी के यादव, आपके मैसूर के वोडियार, वो भी यादव हैं। उसके अतिरिक्त विजयनगर, आपके उसके पहले आप यदि देखें तो जिनको आजकल हम जो साम्राज्य हैं, एक कदम्ब साम्राज्य, एक शुंग साम्राज्य, केवल इतिहास में आज तक ये 2 ही ब्राह्मण साम्राज्य हुए।
फिर क्षत्रिय साम्राज्य तो अवश्य हुए, लेकिन अधिकतर क्षत्रिय जो हैं, जिन्होंने क्षत्रियत्व ग्रहण किया है, वो राजा बनने से क्षत्रिय बने हैं। एक गणेश जी हैं, आप जानते होंगे, शतावधानी आर गणेश जी। शतावधानी आर गणेश जी का यह लिखित उपक्रम है। उन्होंने कहा है कि कम से कम दक्षिण भारत के 90% जो राजवंश थे, वो वे हैं जिनको आजकल तथाकथित रूप से पिछड़ा कहा जाता है। तो जब ये सारी बातें हमारे भाषीय ग्रंथों से आएँगी, तब हमारी पूरी की पूरे इतिहास को एक नई दिशा निश्चित रूप से मिलेगी। फिर ये जो सारे के सारे दिल्ली केंद्रित इस्लामी शासक हैं, वो सिमट कर रह जाएँगे कुछ पन्नों में। और जो बड़े-बड़े हमारे साम्राज्य हुए हैं, चाहे वह चोला साम्राज्य हो, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चाहे वो चालुक्य वंश हो गुजरात का, चाहे वो नाइकी देवी हों जिन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त करके भगाया था, चाहे वो हमारे अन्य नायक नायिकाएँ हों जिनके बारे में हमने उस दिन आपसे विक्रम संपत जी के साथ बात की थी, चाहे वो जैसा हमने कहा अहोम वंश हो, चाहे बंगाल का पाल वंश हो, चाहे हमारे और पुराने वंश जिनको हम मौर्य साम्राज्य हो, या ललितादित्य मुक्तापीढ़ का साम्राज्य हो, काराकोट वंश जो है, काराकोट और लोहार वंश जो है, ये इनका भी हजार वर्षों का पूरा इतिहास है। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो जो कुछ थे वो मुगल थे, इनको मराठों ने पीट पीट के भगा दिया था। ये उमेश कदम जी ने भी ये कहा कि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो इतिहास है, वो मराठा इतिहास है। वो पूरे भारत में मराठा साम्राज्य के अभ्युदय की गाथा है। लेकिन जो यूरोसेंट्रिक है वो कहीं नहीं लिखता ये। वो तो ऐसा दिखाने का प्रयास करता है जैसे कि उन्होंने मुगलों से किसी सौदे में ट्रांसफर ऑफ पावर कर लिया था, जिस प्रकार से उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर बाद में भारत को कर दिया। और जब इन भाषाई ग्रंथों से और भाषाई स्रोतों से जब ये पूरा इतिहास निकल के आएगा, तब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाई जो कुछ भी 1947 में हुआ, वह स्वतंत्रता नहीं थी, वह एक मांडवाली थी, वह एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट था। उसमें अंग्रेज चूंकि यहाँ से जाने के लिए अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध द्वारा विवश कर दिए गए थे, और उनको बिल्कुल कोई भरोसा नहीं था कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो उनकी वफादार रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपने गुलाम यहाँ छोड़ जाओ, और नेहरू के रूप में उन्होंने अपना यहाँ पर एक गुलाम छोड़ दिया, और उस गुलाम ने भारतीयों को मानसिक रूप से दास्ता में झोंकने के लिए जो तरह तरह के उपाय किए, उसमें इतिहास लेखन एक प्रमुख उपाय था। और बाद में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया इसी आईसीएचआर के माध्यम से। मैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और उमेश कदम जी को भूरी भूरी बधाई देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। अब देखना ये है कि यह कार्य जिसको ये कह रहे हैं कि अगले 3-4 वर्षों में पूरा होगा, लगभग 100 इतिहासकार इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, और 12 से 14 वॉल्यूम में यह पूरा इतिहास लेखन होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि अगले 3 से 4 वर्ष में यदि ये टाइमलाइन जो है, यदि ये इसी टाइमलाइन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाए, तो इस देश को बहुत बड़ी एक दिशा मिल सकेगी। और उसके बाद जो तरह-तरह की जो भ्रांतियाँ जो लोग फैलाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में फैलाते हैं, यहाँ तक कि जो शीर्ष नेतृत्व अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, उनकी भी भ्रांतियाँ इतनी अधिक हैं क्योंकि उनको भी इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो भी जो इतिहास पढ़ते हैं, वो यही पश्चिमी स्रोतों से ही पढ़ते हैं, इसी तथाकथित यूरोसेंट्रिक इतिहास को पढ़ते हैं। उनको भी कुछ दिशा मिल सकेगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सभी को, आईसीएचआर को, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को, प्रोफेसर उमेश कदम को, और चूंकि आता तो उनके ही अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी को भी इस कदम के लिए साधुवाद देना चाहिए। जो कुछ भी अच्छा काम हो उसके लिए साधुवाद देना बिल्कुल उचित है। अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी आलोचना के साथ-साथ कोई अच्छा काम हो तो उसके लिए साधुवाद देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हे पंचमक्कारों, तुम्हारे बुरे दिनों की तो कोई सीमा ही नहीं आ रही है, पता नहीं तुम्हारा दुःख कब दूर होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।